हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? कहोगे ज्ञान और पाठ्यक्रम, यानी नॉलेज एंड कैरिकुलम। और नॉलेज एंड कैरिकुलम के जो फर्स्ट टॉपिक है या फिर फर्स्ट चैप्टर कह लो तो उसका नाम क्या है? तो मेरे भाई ज्ञान और सूचना। कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बेसिक से। ठीक है, बस पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट सुनते रहना। फर्स्ट क्लास से मेरे भाई पूरे पेशेंस के साथ पूरी क्लास को देखिएगा। यदि आप लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो तब तो इस क्लास को पूरा देख सकते हो। यदि मेरे भाई किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो तब भी यदि आपके अगर पेपर सेम है तो पूरी क्लास को देख सकते हो, क्योंकि जो टॉपिक होती है, जो कंटेंट होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने मेरे भाई क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज का अच्छा एक बार मैं पेपर के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको। ठीक है, देखो आपका पेपर का नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम। मुख्यतः आपके पूरे पेपर में यही दोनों शब्द छाए रहेंगे, ज्ञान और पाठ्यक्रम। ठीक है, खासकर हम कैरिकुलम के बारे में मेरे भाई और डिटेल में चीजें जानेंगे, उसके बाद ज्ञान के बारे में भी चीजें जानेंगे। तो इतना दिमाग में बना के रखना कि जो स्टूडेंट इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से समझ लेगा, यानी फर्स्ट क्लास जी जो है, तो मेरे भाई इसको यदि अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग ज्ञान को समझते हैं, आखिर ज्ञान क्या होता है। तो ध्यान से सुनना। देखो, कई मेरे भाई जो दार्शनिक हैं, जो मेरे भाई शिक्षा शास्त्री हैं, वो ज्ञान की कोई एक विशेष डिफिनेशन नहीं दे पाए कि आखिर ज्ञान की कोई एक विशेष डिफिनेशन क्या होती है। वो अपने अपने अनुसार ज्ञान की जो मेरे भाई डिफिनेशन को दिए, लेकिन जब सभी डिफिनेशनों को मिला के एक ठो निष्कर्ष निकाला गया तो ये बताया गया कि जो ज्ञान होता है वो प्रज्ञा, ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान माना जाता है। ठीक है, अब कहोगे सर जी यहाँ पे ज्ञाता और ज्ञेय क्या होता है? ठीक है, देखो अभी इसको मैं समझाते हुए चलूं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। तो ज्ञेय वो होता है ना मेरे भाई, जो हम अपने सामने जो भी चीजें देखते हैं, ठीक है, जो चीजें हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वो मेरे भाई ज्ञेय होता है। ज्ञेय होता है हमारे सामने जो दिखता है। और ज्ञाता क्या होता है? एक तरीके से ये हमारे भीतर यानी स्वयं, इसे हम अहम की भूमिका दे सकते हैं या फिर अहम का शब्द भी दे सकते हैं, यानी मैं, ये होता है ज्ञाता। ठीक है, ये दोनों जानते रहना। और इसके संबंध को ही मेरे भाई ज्ञान कहा जाता है। बेसिक सा डिफिनेशन है, इसको मेरे भाई हाईलाइट भी किया हूं, इसको अच्छे से कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो इतना आप लोग जानते रहे ना कि ज्ञान की डिफिनेशन क्या है। तो प्रज्ञा, उसके बाद ज्ञाता और ज्ञेय के पारस्परिक संबंध को ज्ञान माना जाता है। इतना जानते रहिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ज्ञान सत्य एक ज्ञाता और एक ज्ञेय से जुड़ा हुआ है। जो मेरे भाई प्रत्येक ज्ञान है ना, वो ज्ञाता और ज्ञेय के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसका मिश्रित रूप है। जैसे हम लोग की फोर्थ पेपर में पढ़े थे कि मूल्यांकन जो मापन होता है और वैल्यू होती है उसका मतलब, तो इसी प्रकार जो ज्ञान होता है वो ज्ञाता और ज्ञेय से मिलकर बनता है मेरे भाई। ठीक है, चलो जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रिय के माध्यम से मेरे भाई संपर्क होता है तो ये ज्ञेय के पदार्थों के संबंध में एक चेतना होती है जिसे मेरे भाई ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। अभी अगर इसे समझ में नहीं आया तभी मैं चीजों को और समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनो। अगर अभी ज्ञान नहीं समझ पाओ ज्ञान होता क्या है, तो अभी आगे वो भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो बस परेशान मत होना कि सर अभी नहीं समझ में आया, अभी बस थोड़ा सा शुरू करने दो क्लास को। ठीक है, चलो इस प्रकार देखो, जो ये नोट करके इसको कहीं लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है उसे ज्ञान कहते हैं मेरे भाई। जो हम चीजों को देखते हैं, जो हम मेरे भाई अनुभव करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो मेरे भाई हमारे अंदर अचीवमेंट आती है उसको हम लोग नॉलेज यानी ज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। इतना ज्ञान के बारे में जानते रहिएगा। थोड़ा सा आध्यात्मिक चैप्टर है, अध्यात्म से जोड़ के समझोगे तो और इसे समझ में आएगा। अब इसे समझो, ज्ञान इंद्रियों तक सीमित नहीं होता, अपितु इंद्रियों से परे जो अनुभूति होती है उसे भी हम लोग ज्ञान की संज्ञा देते हैं। इतना ज्ञान के बारे में मेरे भाई बहन जानते रहिएगा। अब चीजों को और हम लोग समझते हैं, ज्ञान का स्वरूप। ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी देता है। जो ज्ञान होता है वो किसी वस्तु के संबंध में जानकारी देता है। अभी हम लोग सूचना पढ़ेंगे तो यही चीज वहां भी पढ़ेंगे, जो सूचना होती है वो हमें जानकारी देती है। तो कहोगे सर जी दोनों में अंतर क्या है फिर? तो मेरे भाई बेसिक डिफरेंट देखा जाए तो दोनों में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, तो आपको लिखना पड़ता है। वो भी आगे आगे भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो ज्ञान क्या होता है? जब ज्ञान क्या होता है तो हम कहेंगे कि ज्ञान किसी वस्तु के संबंध के बारे में जानकारी हमें देता है। ठीक है, चलो जब हम किसी वस्तु के संबंध में ये कहते हैं कि उसकी जानकारी है तो हमें यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अब कहोगे सर जी ये नया शब्द सत्य कहां से आ गया? तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान है ना
वो मेरे भाई एक तरीके से सत्य ही है। ठीक है, जो सूचना होती है उसे हम तथ्य मान के चलते हैं, और सूचना मेरे भाई जो होती है वो सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। लेकिन जो ज्ञान होता है, जब ज्ञान और सूचना में हम डिफरेंट करेंगे तो ये कहेंगे कि जो ज्ञान होता है वो सार्थक होता है। ठीक है, अभी मैं नॉलेज और ज्ञान के बारे में बताऊंगा कि नॉलेज और ज्ञान में क्या अंतर है। तो ये पता चलेगा जो नॉलेज होता है वो सत्य होता है, और जो ज्ञान होता है वो सत्य और असत्य दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसे कैसे सीखते हो। तो देखो बेसिक सा डिफरेंट है, कंफ्यूज करने वाली टॉपिक है, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझोगे। यानी जो हम लोग फर्स्ट पेपर में संज्ञानात्मक विकास पढ़े थे, अगर अपना संज्ञानात्मक विकास लगा के सोचोगे तो मेरे भाई सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से इसे बताता हूं कि ज्ञान किसी वस्तु के संबंध के बारे में हमें जानकारी देता है, या फिर वो जानकारी है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु के संबंध में ये कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है, तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है, और यही सत्य मेरे भाई ज्ञान है। ठीक है, अतः जो ज्ञान की अवधारणा में सबसे पहले यह बात नहीं थी कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए। जो ज्ञान होता है वो अवश्य रूप से सत्य ही होना चाहिए। उदाहरण पे हम यदि ये कहते हैं कि यदि हम श्याम को जानते हैं तो श्याम से हमारा परिचय होना चाहिए, यानी होना अनिवार्य है, ये एक तरीके से सत्यता है। ठीक है, ये तो ज्ञान का स्वरूप है। चलो अब दूसरी भाषा में इसे समझो। दूसरी बात यह है कि ज्ञाता को उस बात की सत्यता पर विश्वास होना चाहिए, अर्थात हमें यह विश्वास होना चाहिए कि श्याम को हम जानते हैं। तथा तीसरी बात यह कि ज्ञाता के पास प्रायः इस बात के पर्याप्त प्रमाण भी होने चाहिए कि यह बात सत्य है कि हम श्याम को जानते ही हैं। ठीक है, चलो अभी इतना अगर नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो रहे हो ज्ञान को लेके, तो इस पॉइंट को समझो, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान के अर्थ में तीन बातें आती हैं। सबसे पहले सत्यता, उसके बाद सत्यता में विश्वास, उसके बाद सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। तब जाके मेरे भाई हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु या फिर किसी वस्तु का हमें ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए तीन बातें कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो कहोगे सबसे फर्स्ट में सर जी है सत्यता, उसके बाद सत्यता में विश्वास, उसके बाद सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। ये आपके सिलेबस का पार्ट है मेरे भाई, इसको स्किप मत करना, ज्ञान को ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो कभी कभी 50 वर्डों में ये भी पूछ लेता है कि ज्ञान और नॉलेज में अंतर बताओ। कहोगे सर जी जो ज्ञान है इसी को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, लेकिन मेरे भाई इसको जो थोड़ा सा डिफरेंट है इसको समझते हुए चलो। ठीक है, देखो प्रायः इन दोनों को समानार्थी या फिर मेरे भाई एक शब्दों में ही प्रयोग करते हैं, परंतु जो पश्चात मत है मेरे भाई उसमें मिली जानकारी के अनुसार नॉलेज शब्द की विवेचना तथा भारतीयों के अनुसार ज्ञान शब्द में मेरे भाई दार्शनिक विवेचना में अंतर है। तो ज्ञान और नॉलेज में अंतर है। क्या अंतर है, ये जो हाईलाइट किया हूं इसे समझ लो। नॉलेज सिर्फ सत्य होता है, जबकि ज्ञान सत्य और असत्य दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, जो मेरे भाई नॉलेज होता है वो सत्य होता है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो सत्य और असत्य दोनों रूपों में पाया जाता है। इसके बारे में ये बेसिक सा डिफरेंट है, ये जानते रहना। ठीक है, अब डिपेंड ये करता, अगर देखो अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा ही दूं कैसे ज्ञान सत्य और असत्य हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई मान लो एक्स टीचर है और यहाँ पे कोई वाई टीचर है, और मेरे भाई एक्स टीचर जो है ये मान लो 2 का टेबल बच्चों को याद करा रहे हैं। और ये कैसे याद करा रहे हैं, बच्चे पढ़ो 2 के 2, 2 दूना 6। ठीक है, 2 चौक 9। तो ये बताओ ज्ञान कैसा ज्ञान हुआ, तो कहोगे सर जी ये तो असत्य ज्ञान हुआ। तो कहोगे सर सत्य ज्ञान क्या हुआ, तो मान लो वाई जो टीचर्स हैं ये पढ़ा रहे हैं किसी स्टूडेंट को 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो कहोगे सर जी ये कैसा ज्ञान है, तो ये सत्य ज्ञान है। तो मेरे भाई ज्ञान सत्य और असत्य दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि हम इसे पहचानते कैसे हैं कि ज्ञान मेरे भाई कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इतना इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानते रहना ज्ञान और नॉलेज के बारे में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चीजें आगे हम लोग समझते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीयों के अनुसार या फिर भारतीय फिलोसफर के अनुसार, इंडियन फिलोसफर के अनुसार मेरे भाई ज्ञान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा आध्यात्मिक रूप से समझना पड़ेगा कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने के लिए 4 परिस्थितियों का होना अनिवार्य है, जो अभी हम नीचे बताएंगे। ठीक है, देखो ज्ञान के संदर्भ में अनेक प्रश्न हैं जिनका अभी तक उत्तर देना शेष है। देखो
ज्ञान एक ऐसा शब्द है मेरे भाई जो बहुत बड़े स्तर पर इसको लोग समझते हैं कि आखिर नॉलेज होता क्या है, ज्ञान क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम इसे कुछ बातों में सिमेट के आपको एक तरीके से सिलेबस में कवर करा रहे हैं, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जिनके कारण ज्ञान की परिभाषाओं में संदेह उत्पन्न होता है कि कहोगे सर जी कैसा संदेह, तो देखो मैं फर्स्ट में ही बताया था कि जो ज्ञान होता है इसकी परिभाषा मेरे भाई देना कठिन है। ये इंडियन जो फिलॉसफी में ये बताया गया कि जो ज्ञान है इसकी कोई एक डिफिनेशन देना मेरे भाई बहुत मुश्किल की बात है कि आखिर ज्ञान की डिफिनेशन होती क्या है। लेकिन ज्ञान के लिए 4 परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। ये किसमें बताया गया था? भारतीय दर्शन के अनुसार, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी के अनुसार 4 परिस्थितियां बताई गई थी। कौन कौन से? तो सत्य के लिए वस्तुनिष्ठता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का सार्थकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दोनों पॉइंट, ठीक है। सत्य की वस्तुनिष्ठता, उसके बाद ज्ञान की सार्थकता, उसके बाद थर्ड पॉइंट है ज्ञान की सत्यता, उसके बाद तार्किक प्रज्ञप्ति सत्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दोनों चारों पॉइंट। तो चारों पॉइंट ज्ञान के लिए चारों मेरे भाई डिपेंड करते हैं, चारों एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। अब इन चारों परिस्थितियों के हिसाब से हम ज्ञान को कैसे विवेचन या फिर उसकी कैसी विवेचना कर सकते हैं उसको समझो। भारतीय दार्शनिक के अनुसार ज्ञान सत्य होना चाहिए जिससे उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जा सके। अगर कोई ज्ञान मेरे भाई असत्य है तो बताओ क्या हम उसका आकलन कर पाएंगे सही से? कहोगे सर जी नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान को सत्य होना चाहिए, ये भारतीयों के अनुसार बताया गया था, भारतीय फिलॉसफी में ये लिखा गया था, इंडियन फिलॉसफी में, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ज्ञान के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ यदि द परफेक्ट स्टडी पे मेरे भाई बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास चल रही है और आज पेपर फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं मेरे सिलेबस में ये पूछा ही ना जाए, कहीं ये मेरे टॉपिक से रिलेट करते हुए ना आए, कहीं मैं किसी और टॉपिक को तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे भाई आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान के प्रति मेरे भाई अगर आप संदेह करोगे तो मेरे भाई आपको नॉलेज नहीं होगा। तो ये इंडियन फिलोसफर या फिर इंडियन फिलोसफी में ये बताया गया कि ज्ञान के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि आपको पढ़ाया जा रहा है तो बिलीव करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट समझो, ज्ञान की सत्यता की पुष्टि में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ज्ञान की सत्यता की पुष्टि में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है तार्किक प्रतिज्ञप्ति मेरे भाई भी सत्य होनी चाहिए। जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी मेरे भाई सत्य होनी चाहिए। इस चारों को मिला के मेरे भाई ज्ञान का निर्माण होता है। ये इंडियन फिलॉसफी में या फिर भारतीय दार्शनिक जो थे ये बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। वरना जो पीडीएफ मेरे भाई आपको 99 रुपए में द परफेक्ट स्टडी शेयर कर रहा है उसको लेके पढ़ोगे तो सारी चीजें वहां भी ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूं सभी बच्चे ले लिए हैं। जो बच्चे फर्स्ट पेपर का पीडीएफ नहीं लिए हैं उनको सब सारी चीजें पता है मेरे भाई, किस नंबर पे कांटेक्ट करना है, वहां से कांटेक्ट करके नोट्स भी ले लीजिएगा, आगे मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग समझेंगे मेरे भाई कि अवधारणा को, यानी कॉन्सेप्ट को, जो ज्ञान का कॉन्सेप्ट या ज्ञान का अवधारणा क्या होता है इसको समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सूचना को समझेंगे और आपकी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ज्ञान की अवधारणा क्या होती है, ज्ञान के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना प्लीज। ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यह प्रश्न उठाया जाता है कि मेरे भाई क्या ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनीय है या फिर मेरे भाई अपरिवर्तनीय है, चेंज हो सकता है या फिर नहीं चेंज हो सकता। तो ये बताओ, आप थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो, क्या ज्ञान का स्वरूप चेंज हो सकता है? तो मेरे भाई 110% ज्ञान का स्वरूप चेंज होता रहता है। अभी कैसे होता रहता है यहाँ पे समझो, देखो ज्ञान के कुछ तत्व परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। अभी एग्जाम्पल देखिए नीचे समझाऊंगा, ठीक है। वैज्ञानिक खोजों से भी यह ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। वैज्ञानिक खोजों से भी ज्ञान में अभिवृद्धि या फिर ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहती है, उसमें चेंजेज होते रहते हैं और उसमें परिवर्तन आता रहता है। कहोगे सर जी ज्ञान में कैसे परिवर्तन आता है? तो ध्यान से सुना, इसको समझो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अगर आप लोग जो नोट शेयर किया गया उसे पढ़े होंगे तो ये चीज़ें अभी आपके दिमाग में और अच्छे से बैठेंगी, इसीलिए नोट्स पहले ही शेयर कर दिया, क्योंकि बच्चों के इसके पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर का नोट शेयर किया गया था द परफेक्ट स्टडी की तरफ से, तो बच्चों को यही डाउट था सर नोट्स लेट प्रोवाइड किए, अब की बार इसीलिए पहले नोट्स दे दिया, ठीक है। देखो उदाहरण के लिए हमें समझे हैं कि पहले शिक्षक द्वारा छात्रों को यह ज्ञान दिया जाता था कि जो सूर्य है वो प्रातः काल पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता था और शाम को पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा समाप्त कर लेता था, ठीक है। तो कहते हैं ना कि देखो भैया कि सूर्य उग रहे हैं और रात को यहाँ टहलते टहलते अपना भैया पश्चिम दिशा में कि जाके ये समा जा रहे हैं। तो ये एक क्या था, एक प्रकार का ये हमारा भ्रम था। परंतु अब छात्रों को यह बताया जाता है कि सूर्य स्थिर है,
अब कुछ लोग जो जियोग्राफी बैकग्राउंड से वो कहेंगे सर जी सूर्य भी तो गैलेक्सी का चक्कर लगाता रहता है। मेरे भाई यहाँ थोड़ा सा बुद्धिजीवी अपना दिमाग और लगाओ अच्छे से। तो यहाँ पृथ्वी के अनुसार, ज्ञान के अनुसार बताया जा रहा है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो ये बताओ ज्ञान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्ञान की अवधारणा में क्या लिख सकते हो कि ज्ञान हमेशा मेरे भाई समय और काल के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, इस हिसाब से इसे समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए। देखो, इस रूप में यदि देखा जाए तो पुरातन ज्ञान अज्ञान था। ठीक है, जो पहले का ज्ञान था उसे हम अज्ञान कह सकते हैं, यानी ज्ञान में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझो, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को ज्ञान के तत्वों में आने वाले परिवर्तन पर दृष्टि रखनी चाहिए। एक शिक्षक को, इसीलिए ना कहते हैं एक शिक्षक को भी एक लर्नर होना चाहिए। समाज में जैसी रिक्वायरमेंट आती जाती है उसी के अनुसार अपने शिक्षा को बदलते रहना चाहिए, शिक्षा के स्वरूप को। ठीक है, उस प्रकार से ज्ञान को भी बदलते रहना चाहिए। चलो, उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अभी जॉन डुवी साहब की एक तो डिफिनेशन थी, इसे भी याद कर लो। ठीक है, इसे एक प्रकार से डिफिनेशन भी समझ सकते हो, बहुत प्रचलित डिफिनेशन है। जॉन डुवी साहब कहते हैं ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना भी कहते हैं। यानी मेरे भाई अनुभव की, जो लगातार अनुभव पे अनुभव होता जाता है, उसके बाद जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग नॉलेज कह सकते हैं। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिए, जॉन डुवी की डिफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ज्ञान के स्रोत। फिर ठीक है कि ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के तरीके, ये 200 वर्ड्स और 500 वर्ड में भी पूछे रहते हैं, तो प्लीज आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीजें अभी तक समझ में आ रही हैं। एक बार अगर जो भी चीजें ना समझ में आए तो मेरे भाई कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजों के जवाब दिए जाएंगे। टॉपिक थोड़ा सा आपके जो बेसिक, जैसे आप ग्रेजुएशन में जो टॉपिक पढ़े हो उससे थोड़ा सा हट के हैं, लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तो समझोगे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक सीरियस है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी मेरे भाई ढंग से दे रहा हूँ, वरना अभी एग्जाम्पल और अच्छे से देता, लेकिन टॉपिक सीरियस है तो चीज़ों को मेरे भाई सीरियस रूप में ही समझो, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, बात करेंगे ज्ञान के स्रोत के बारे में। ज्ञान प्राप्ति के तरीके यानी सोर्स ऑफ नॉलेज या फिर वे ऑफ नोइंग क्या होती है मेरे भाई, ज्ञान प्राप्ति के तरीके कौन कौन से होते हैं, इनको समझेंगे। तो मेरे भाई मुख्यतः जो ज्ञान प्राप्ति के 5, जो कि मूल रूप से 5 प्रकार हैं या फिर 5 स्रोत हैं। ठीक है, सोर्स जो है वो 5 है कि 5 प्रकार से हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है मेरे भाई, तो कहोगे सर जी इंद्रिय अनुभव। इंद्रियों के माध्यम से जो हम मेरे भाई ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे इंद्रिय अनुभव कहते हैं। डिफिनेशन मेरे भाई पक्का एग्जाम में लिखना, हेडिंग बना के। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि ज्ञान प्राप्ति के स्रोत की विवेचना करो तो कुछ लिखो चाहे मत, लेकिन हेडिंग जरूर लिखा करो। ठीक है, इतना आप लोग समझते रहिए। इसी प्रकार जो नोट्स रेडी किया गया है उसमें इसी डिफिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि अब की बार डिफिनेशन को ज्यादा वहां पे जो मेरे भाई आपकी जो हेडिंग है उनको ज्यादा ध्यान में दिया गया। ठीक है, नोट्स में। चलो, बात करेंगे इंद्रिय अनुभव। ठीक है, यानी देखो ज्ञान का एक प्रमुख साधन इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण, जो हम सामने से देख के सीखते हैं, यह भी ज्ञान प्राप्त करने का एक स्रोत है। ठीक है, मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हमको पता है कौन कौन सा। सबसे पहले आंख है, उसके बाद हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारी जीभ है, हमारी त्वचा है। उससे हम क्रमशः देख कर, सुनकर, स्वाद कर कर, स्पर्श कर कर मेरे भाई सांसारिक रूप की वस्तुओं के बारे में हम तरह तरह के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और एक दूसरे से ये रिलेट करते हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, अब ये बताओ, जिसको अगर मेरे भाई आंख नहीं है, मान लो किसी कारण पर भगवान उसकी आंख नहीं दिए हैं, तो वो क्या करेगा? स्पर्श करके ज्ञान की प्राप्ति करेगा, तो छू के, किसी चीज को छू के प्राप्त करेगा। तो ये चीज देखते होंगे कि जिन लोगों को मेरे भाई दिखता नहीं है किसी कारणवश या फिर जन्मजाति मेरे भाई वो अंधे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं ना वो चीजों को ज्यादातर छूते हैं ताकि वो छू के स्पर्श करके चीजों को ज्ञान अर्जित कर सके, जान सकें। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अभी लास्ट में मैं ज्ञान को ऐसे बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे, तो चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा। उसके बाद साक्ष्य के रूप में हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता। ठीक है, देखो अभी कहते हैं, मान लो कहीं कि किसी मेरे भाई अदालत में कहते हैं कौनो किसी को थप्पड़ उप्पड़ मार दिया है, तो कहेंगे कौन सा साक्ष्य कि वो आपको मारे हैं? तो वकील साहब कहेंगे देखो साहब भाई फोटो सीसीटीवी में दिखा रहा है कि ये मारे हैं। तो ये बताओ, जो वहां पे कि जो मेरे भाई जज साहब बैठे हैं वो खुद जाके नहीं निरीक्षण कर रहे हैं, वो एक साक्ष्य पे जो कि अपना मेरे भाई डिसीजन सुना रहे हैं। तो साक्ष्य क्या होता है? ये मेरे भाई खुद से किया गया निरीक्षण नहीं होता, ये दूसरों के अनुभव और निरीक्षण पर आधारित होता है। इस प्रकार से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखो
दूसरे निरीक्षण ही तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभव पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के जो मेरे भाई ज्ञान होते हैं, ज्ञान सोच करने के जो तरीके होते हैं, वो दूसरों के साक्ष्य पर आधारित होते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहना। खासकर मेरे भाई इसको प्राप्त करने के 5 पॉइंट हैं। सबसे पहले इंद्रिय अनुभव, उसके बाद साक्ष्य, इसके बारे में जाने साक्ष्य कौन सा होता है, उसके बाद जानो तार्किक चिंतन का होता है, लॉजिक थिंकिंग के बारे में भी जानते रहो कि इसके हिसाब से भी हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तार्किक चिंतन ऐसी मानसिक प्रक्रिया या योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। अगर मेरे भाई हम आपको कुछ भी चीजें बता रहे हैं, अगर आप खुद में वो चिंतन नहीं करो तो क्या ये बताओ आप सीख सकते हो? कहोगे सर जी नहीं। अगर इतना चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो हम लोग आज जो टॉपिक हमारी है वो मेरे भाई इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मान लो अगर हमारी टॉपिक है, सूचना टॉपिक है, अगर आप सूचना के बारे में थिंकिंग ना करो, लॉजिक थिंकिंग ना करो, तो क्या सूचना के बारे में जान पाओगे, नॉलेज के बारे में जान पाओगे? कहोगे सर जी नहीं। तो जो तार्किक चिंतन होता है ये भी ज्ञान प्राप्ति के स्रोत होते हैं, इसके बारे में भी जानते रहना। चलो अभी देखो, और एक बात यहाँ देखो, अतः करके जो लिखा गया इसे भी थोड़ा समझते रहना कि ज्ञान का आधार तर्क बुद्धि ही है। मेरे भाई जो ज्ञान का बेस होता है, जो नॉलेज का बेस होता है, वो तर्क बुद्धि ही है मेरे भाई, लॉजिक थिंकिंग ही है, लॉजिक इंटेलिजेंस है। इसको इसके बारे में जानते रहिएगा। चलो अब उसके बाद जो 4th पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के, जो 4th पॉइंट है वो अंतः प्रज्ञा या फिर अंतः प्रज्ञावाद। ये इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर जी अंतः प्रज्ञा क्या होता है, इसे समझाओ। देखो यह भी ज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत है। यह एक प्रकार का आंतरिक बोध है हमारे अंदर। कहते ना कि भैया हमारे दिल में क्या चल रहा आपको कैसे पता? तो सामने वाला कहता है हम आपके दिल में रहते हैं, हम जान जाएंगे क्या है। तो क्या होता है हमारे अंदर जो मेरे भाई उथल पुथल चलती है, यानी हमें अचानक जो किसी चीज के बारे में जानकारी होती है, वो भी ज्ञान प्राप्ति के एक स्रोत होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का आंतरिक बोध है जिसमें ज्ञान की अस्पष्टता निहित होती है। अंतर से हमारा तात्पर्य ये वाला अंतर से हमारा तात्पर्य है किसी तथ्य को मेरे भाई अपने मन में जानना, अपने अनुसार जानना। ठीक है, कि मेरे भाई कहते हैं ना कि हम उनके बारे में अनुमान लगा लिए, तो क्या हुआ, अंतः प्रज्ञा हो गया। ठीक है, उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, अंतः प्रज्ञा हो गया। मेरे भाई खुद से जान गए कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, इसे समझना। देखो क्या होता है, अंतः अचानक प्रकाश की किरणों उत्पन्न होती है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। अचानक मेरे भाई ज्ञान के प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हैं जिसे मेरे भाई ज्ञान की संज्ञा देते हैं। अब ये बताओ गौतम बुद्ध साहब मेरे भाई जब अपना जो कि मेरे भाई ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे तो चुपचाप बैठे थे, उनको अंतः प्रज्ञा की वजह से ही तो ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, मेरे भाई खुद से वो चीजों को जाने ना, तो वो उसके उदाहरण हो सकते हैं। ये भी ज्ञान प्राप्ति के एक तो स्रोत है। कहोगे सर जी आज खूब आध्यात्मिक बातें कर रहे हो। मेरे भाई टॉपिक ही ऐसी है, पूरे पेपर में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और मेरे भाई सेकंड सेमेस्टर में बच्चों के परसेंटेज कम आते हैं, देखो पहले ही बता दिया। और सबके नहीं आते, जो बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं दिल से या फिर मन से, तो उनका परसेंटेज कम आता है। क्योंकि मेरे भाई ये टॉपिक थोड़ा सा अध्यात्म भी है और थोड़ा सा हमें मेरे भाई कहते हैं ना कि बोरिंग करती है। क्योंकि क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर जो बच्चे समझते हैं वो अच्छे परसेंटेज लेके आते भी हैं। उम्मीद करते हैं आप उन्हीं में से एक हैं कि अच्छे समझ के अच्छे परसेंटेज लेके आओगे। क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो? कहोगे सर जी द परफेक्ट स्टडी से। ठीक है, चलो अब चीज़ों को समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतः प्रज्ञा हमारे अंदर निहित वह सतत क्षमता है जो कभी अचानक ही मेरे भाई क्रियाशील होकर हमें अलौकित करती है। यानी जो मेरे भाई गौतम बुद्ध साहब थे मेरे भाई, वो क्या हुए, वो अचानक ही तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, वो वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या हुआ, अंतः प्रज्ञा की वजह से। तो ज्ञान प्राप्ति की यह भी एक स्रोत है, इसको जानते रहना। उसके बाद जो मेरे भाई देखो अगला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्ता अधिकारी ज्ञान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सत्ता अधिकारी ज्ञान। यानी मेरे भाई जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग कहने का मतलब हम कास्टिज्म से बात नहीं कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो मेरे भाई शिक्षा का निर्धारण करते हैं कि हमें शिक्षा कैसी प्राप्त होनी चाहिए। अब ये बताओ, एक सामान्य या फिर एक अशिक्षित मेरे भाई वर्ग का इंसान एनसीएफ का मेरे भाई की निर्धारण नहीं करेगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का निर्धारण नहीं करेगा कि बच्चों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो सत्ता अधिकारी ज्ञान वो होता है जो मेरे भाई उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो मेरे भाई शिक्षा का निर्धारण किया जाता है या फिर शिक्षा दी जाती है। अब इसे ध्यान से समझना थोड़ा सा एजुकेशनल रूप में, कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सत्ता अधिकारी ज्ञान की संज्ञा दी जाती है।
मनोवैज्ञानिक ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि मानव समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़े थे कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास की मेरे भाई जो दरें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो यही शिक्षा मनोविज्ञान ये चीज़ यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है कि मानव समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कुछ मनुष्य अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, वही मेरे भाई ज्ञान के क्षेत्र में नई बातें जोड़ पाते हैं। अब अगर सब न्यूटन पैदा हो जाएं तो मेरे भाई पूरे देश में या पूरे विश्व में जो कि मेरे भाई वैज्ञानिक ही पैदा हो जाएंगे, तो वो हमारे न्यूटन साहब, हमारे आइंस्टीन साहब, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये सब क्या लोग थे? ये प्रतिभाशाली लोग थे, ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है और वही ज्ञान के क्षेत्र में नई बातें जोड़ते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो मेरे भाई ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें सत्ता अधिकारी ज्ञान कहते हैं, या फिर ज्ञान आर्स या फिर की प्रतिज्ञान कहलाता है। ये इसके बारे में जानते रहना। अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन कराऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ज्ञान के स्रोत 5 होते हैं। कहोगे सर जी कौन कौन सा? तो इंद्रिय अनुभव, उसके बाद साक्ष्य के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद लॉजिक कि मेरे भाई कि कहते हैं ना लॉजिक थिंकिंग से यानी कि तार्किक चिंतन से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद अंतः प्रज्ञा यानी मेरे भाई स्वयं में जो स्वयं से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, या फिर अंतः प्रज्ञावाद से। और उसके बाद 5th पॉइंट है कि सत्ता अधिकारी ज्ञान, इसके बारे में भी जानते रहना, इसको मैंने समझा दिया। अब ज्ञान के प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग ये जाने थे ज्ञान प्राप्त के स्रोत, अब जानेंगे ज्ञान के प्रकार। वैसे तो ज्ञान के प्राप्त कि मेरे भाई ज्ञान के प्रकार अनंत है, लेकिन मुख्यतः जो हम शिक्षा में जानते हैं वो मेरे भाई 3 है। तो जो फर्स्ट है मेरे भाई, यानी फर्स्ट जो ज्ञान के प्रकार में जो फर्स्ट है वो है आगमनात्मक ज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी समझाऊंगा। उसके बाद प्रयोग मूलक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो हम करके सीखते हैं, ये एक तरीके से समझो। उसे प्राग अनुभव ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों को चलो एक को समझते हैं। ज्ञान के प्रकार आपके पेपर में हमेशा पूछता है क्योंकि आपकी टॉपिक है मेरे भाई कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ज्ञान और सूचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझो। सबसे पहले आगमनात्मक ज्ञान क्या होता है मेरे भाई, इसे समझो। इस प्रकार का ज्ञान हमारे अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित होता है। जो मेरे भाई फर्स्ट ज्ञान है इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये ज्ञान के प्रकार में ये हम अनुभव करके और निरीक्षण करके सीखते हैं, जो उसके बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वो हम कह सकते हैं कि वो आगमनात्मक ज्ञान होता है, ठीक है। चलो इसके प्रवर्तक कौन है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना भूल गया पर ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रवर्तक है मेरे भाई जॉन लॉक साहब। आगमनात्मक ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो कहोगे सर जी जॉन लॉक साहब, इसको वेरी बेसिक लैंग्वेज में समझते रहना। चलो अभी जॉन लॉक साहब कहते क्या है इसके बारे में ध्यान सुनना। उनके अनुसार बालक का मन जन्म के समय कोरी पटरियों के समान होता है। कोरी पटरिया मतलब समझते हो, कह सकते हैं एक तो सादे पेपर की तरह, ठीक है। जब बालक जन्म होता है तो एक सादे पेपर की तरह होता है। कहोगे सर जी हमें पता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, जब शैशवावस्था में बालक जब जन्म लेता है तो मेरे भाई उसके अंदर ना ही सामाजिक विकास होता है, ना ही मेरे भाई वो सामाजिक विकास, ना ही नैतिक विकास, और कहते हैं उसके बाद ना ही संवेगात्मक विकास, किसी प्रकार का उसके अंदर विकास नहीं होता। इस प्रकार से हम जानते रहेंगे। तो वही यहाँ मेरे भाई ये कहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो कोरी पटरियों के समान होता है, यानी एक सादे पेज की तरह होता है। जैसे जैसे अनुभव मिलते जाते हैं इस पटरियों पर लेखन होने लगता है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है नैतिक विकास सीखता है, सामाजिक मूल्य सीखता है, किसके साथ कैसे बातचीत करना ये सीखता है। इससे तात्पर्य है कि ज्ञान अनुभव द्वारा वृद्धि करता रहता है। यानी जैसे जैसे, अब ये बताओ अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे भाई अभी आप मान लो गांव में रहते हो और आप आज तक कभी दिल्ली नहीं गए हो, तो ये बताओ अगर दिल्ली जाओगे तो आपके मेरे भाई अनुभव में वृद्धि होगी कि नहीं? कि सबसे पहले जाएंगे, हम कैफियत पकड़ेंगे, अगर हमारे पास टिकट नहीं है तो हम मान लो पीछे सीट में मान लो डब्बा में इधर उधर भागते हुए निकल लेंगे, या फिर अगर मेरे भाई हमारे पास पैसे वैसे हैं तो हम जाएंगे टिकट निकलवाएंगे और फर्स्ट क्लास सीट पे बैठते हुए जाएंगे, नहीं तो आप इधर उधर भैया अपना निकल लेंगे टाइम से देखते हुए, जब टीटी आ रहा है इधर उधर निकल लेंगे। तो क्या होगा, हमको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि जो कि मेरे भाई हमारी उम्र के साथ या फिर हमारे अनुभव ज्ञान जो होते हैं वो अनुभव के साथ धीरे धीरे वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना। अब देखो इस प्रकार ज्ञान में अलौकिक का कोई स्थान नहीं है। जो हम पढ़े थे मेरे भाई कि हमारे जो भारतीय दार्शनिक हैं, या फिर जो हम अभी ऊपर आपको ये बताए थे
कि इसमें थोड़ा सा अभी इसको समझो, अंतःप्रज्ञावाद का सिद्धांत या फिर मेरे भाई अंतःप्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त के स्रोत हैं। इसमें यह बताया गया था कि ज्ञान हमें अचानक प्राप्त होते हैं, कि हम एकाएक ज्ञान प्राप्त होते हैं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक इसे सिरे से नकार देते हैं और ये कहते हैं जॉन लॉक साहब कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्ञान हमें अचानक प्राप्त होता है। अगर हम अनुभव द्वारा नई चीज़ों को सीखेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इनकी बात भी लॉजिक, थोड़ा सा जो साइंस वाइंस पढ़ते हैं उनको लगेगा हाँ सर जी अब जाके बात कुछ सही किए हो कि बिना अनुभव के आधार पर, बिना क्रिया किए हुए हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इतना इसके बारे में जानते रहना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, इसके नाम से ही पता चलता है, प्रयोग मूलक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे प्रयोजनवादी यानी जॉन डुवी साहब जी थे या फिर इनके जैसे जितने भी फिलोसफर थे, वो ये कहते हैं कि जो ज्ञान होता है ये हम करके सीखते हैं, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, ये इनके कहने का अर्थ है। उसके बाद जॉन डुवी साहब का क्या कहना है ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरे भाई ज्ञान की प्रक्रिया एक प्रयास एवं सहन की प्रक्रिया है। एक विचार का अभ्यास में प्रयास करना और ऐसे प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखना ही ज्ञान होता है। ठीक है, बिना प्रयास के, बिना मेरे भाई प्रयास की प्रक्रिया में जाए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, ये कहते हैं जॉन डुवी साहब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहना। ज्ञान की प्रक्रिया में सेकंड पॉइंट को भी हम लोग समझ लिए, अब थर्ड पॉइंट को समझो, इंपॉर्टेंट ये भी है। ये क्या है? प्राग अनुभव की ज्ञान इंपॉर्टेंट है। देखो, ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। ज्ञान को जब तक हम देखते नहीं हैं, जब तक मेरे भाई हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धांत देखो, प्राग अनुभव ज्ञान का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स यानी गणित। देखो गणित, ठीक है, अब इसको मैं समझाऊंगा, पहले इसे समझो। ठीक है, देखो सिद्धांत जब समझ लिए जाते हैं, सत्य जब पहचान लिए जाते हैं, फिर उन्हें निरीक्षण या अनुभव द्वारा या फिर उनके प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेरे भाई प्राग अनुभव की सिद्धांत है। ठीक है, यह इस विचारधारा के प्रवर्तक कौन साहब हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्राग अनुभव ज्ञान जो है उसके प्रवर्तक कौन है? ये जो विचारधारा है कि ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है, तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो कहोगे कांट साहब है। ठीक है, चलो, जो कहते हैं कि सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए, उन्हें स्वयं में स्पष्ट व निश्चित होना चाहिए। जैसे गणित का ज्ञान मेरे भाई प्राग अनुभव ज्ञान समझा जा सकता है। ठीक है, जो निश्चित ही है, किसी भी रूपों में बदले नहीं जाएंगे। 2 गुणे 2 4 ही होगा, किसी भी स्थिति में वो नहीं बदलेगा। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहना। अब जो नोट पॉइंट है इसको समझ लो, ऊपर के तीनों पॉइंट को समझ लोगे। अब देखो, शिक्षण प्रदान करने में हमें तीनों प्रकार के ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर के जो तीनों ज्ञान के प्रकार थे मेरे भाई, शिक्षा प्राप्त करते समय हमें इन तीनों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, विभिन्न विषयों का ज्ञान हमें अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, अगर उन्हें हम अनुभव द्वारा पढ़ेंगे नहीं तो हमें नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जो गणित या तर्क शक्ति मेरे भाई, तर्क शक्ति या रीजनिंग वगैरह हैं, वो उस प्रकार के ज्ञान हमें प्राग अनुभव ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। यानी गणित को हम प्राग अनुभव ज्ञान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, गणित के शिक्षा में हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि यह किस प्रकार का ज्ञान है। तो कहोगे सर जी ये प्राग अनुभव है। अभी जब आप मेरे भाई की पेडागोजी गणित का पढ़ोगे तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रख लेना कि गणित के शिक्षण में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणित कैसा मेरे भाई ज्ञान है, तो हम कहेंगे प्राग अनुभव ज्ञान। इसके बारे में इतना जानते रहना। उम्मीद करते इतना चीज़ें समझोगे। रिवीजन मराता हूँ एक बार। ज्ञान के प्रयाग में 3 मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, आगमनात्मक ज्ञान, उसके बाद प्रयोग मूलक, उसके बाद प्राग अनुभव। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहना। आगमनात्मक ज्ञान वो होता है जो हमें अनुभव और निरीक्षण द्वारा, और जो प्रयोग मूलक है वो हम मेरे भाई प्रयोग करके जानते हैं, और जो मेरे भाई प्राग अनुभव है इन्हें मेरे भाई सिद्ध या फिर कि निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं में जो कि अस्पष्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो मैथमेटिक्स या फिर गणित। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती इतना आप लोग समझे होंगे। अब देखो, ज्ञान संबंधी कुछ सिद्धांत भी होते हैं, इसको भी समझो, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो, ज्ञान संबंधी की सिद्धांत का मतलब हम मुख्यतः इसमें ये बात करेंगे आखिर सत्य क्या होता है, सत्य पहचानने की मेरे भाई क्या की मानदंड होते हैं, मापदंड क्या होते हैं, इसको हम जानेंगे। कि क्यों, देखो ज्ञान कह सकते हैं ना, ज्ञान वही है जो सत्य है। ठीक है, अब असत्य को ज्ञान नहीं ना कहोगे, तो हम ये जानेंगे कि सत्य, आखिर सत्य को पहचानते कैसे हैं, तो इसी प्रकार इसको समझेंगे। ठीक है, अब ये मत ज्ञान के संबंध में, ज्ञान के संबंधी सिद्धांत में अब ये मत ढूंढने लगना। इसमें हम ये जानेंगे कि ज्ञान संबंधी सिद्धांत में हम सत्य को कैसे जानते हैं। ठीक है, चलिए,
अब इसे समझते हैं। यथार्थ, यथार्थ को हम सत्य कहते हैं। यथार्थ यानी ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। हमारे समक्ष महत्वपूर्ण समस्या यह आती है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसकी सत्यता का निर्णय तथा उसकी परीक्षा कैसे की जाए। दूसरे शब्दों में यह कैसे कहा जाए कि यह ज्ञान सत्य या फिर यथार्थ है। अब इसकी बात हम लोग करेंगे। आप लोग अभी ध्यान दो मेरे भाई स्टडी पे, ठीक है। जो टॉपिक चल रही है थोड़ा सा बोरिंग है पर समझो, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे, सर जी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब समझो, इसलिए हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सत्यता की परीक्षा कैसे की जाए। ज्ञान के सिद्धांत में सत्यता की परीक्षा कैसे की जाए इसके बारे में जानेंगे। दार्शनिक 3 सिद्धांतों का वर्णन सत्यता की परीक्षा के बारे में करते हैं और वो मेरे भाई की सिद्धांत कौन कौन से हैं? संवाद सिद्धांत। सबसे पहले जो हम ज्ञान के सिद्धांत में बात करेंगे वो संवाद सिद्धांत की बात करेंगे। उसके बाद संसक्ता का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसको अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। प्लीज, आपके एग्जाम में पूछता भी है, इसको समझ लो। उसके बाद व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मैटिक थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझाऊंगा। चलो सबसे पहले बात करेंगे संवाद, मेरे भाई संवाद सिद्धांत का। देखो चलो अब संवाद सिद्धांत को समझो, बेसिक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इस सिद्धांत के अनुसार सत्य विचार तथा उस वस्तु में वह जिसका विचार है उनके आपसी संवाद पर निर्भर है। तो संवाद सिद्धांत का मुख्य मेरे भाई आधार क्या है? तो कहोगे सर जी तथ्य है, ठीक है। संवाद सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो कहोगे सर जी देखो यहाँ पे लिखा है तथ्य है। इतना इसके बारे में जानते रहना। अब देखो एग्जाम्पल देके समझाने जा रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे संवाद सिद्धांत को। तथ्यों को हम सत्य या असत्य नहीं कह सकते। कहोगे सर जी कैसे? देखो ध्यान से सुनना। अगर आपको मैं एक तो तथ्य दूं कि देखो भारत की राजधानी लखनऊ है, या एक तथ्य है, एक सूचना है, तो ये बताओ कि आप कैसे इसे कह सकते हो कि ये सही है कि नहीं सही है? तथ्यों को हम सत्य या असत्य नहीं कह सकते। तथ्यों को हम सत्य या असत्य तब कहेंगे जब उनके बारे में हमें कथन पता चले, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भारत की राजधानी लखनऊ, ये गलत होगा। जब आपको दिया जाए कि भारत की राजधानी लखनऊ नहीं, भारत की राजधानी मेरे भाई नई दिल्ली है, तब आपको पता चलेगा कि यह तथ्य असत्य है। तो तथ्यों के आधार को मान के हम सत्य असत्य की पहचान नहीं कर सकते। तथ्यों के आधार पर जो कथन दिए रहते हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरे भाई कौन सा ज्ञान सत्य है, कौन सा ज्ञान असत्य है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो नहीं समझे तो बस इतना समझते रहिएगा कि मेरे भाई कि संवाद सिद्धांत का जो आधार होता है वो तथ्य होता है। इतना इसके बारे में जानते रहना, ठीक है। चलो इतना इसके बारे में जानते रहना। संवाद सिद्धांत के बारे में इतना बेसिक क्लास कोई नहीं देता आपको मेरे भाई। यकीन मानो अगर आप नॉलेज एंड कैरिकुलम में पढ़ोगे तो आपको बस इतना बताया जाएगा भैया ज्ञान क्या होता है, सूचना क्या होती है, बस खत्म टॉपिक। लेकिन आप हो भैया द परफेक्ट स्टडी से अपना 100% दूंगा, और आपका भी ये दायित्व बनता है कि अपना 100% देके चीजों को समझो। और जो चीजें नहीं समझ में आती तो आपको मेरे भाई हर प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कि आपका जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। चाहे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और ये थोड़ा सा बच्चों का वो रहता है, शिकायत रहती है कि सर रिप्लाई नहीं मिल पाता, पर मेरे भाई यकीन मानो जैसे ही आपका डाउट देखता हूँ 100% रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ, पर मैसेज ज़्यादा हो जाने के कारण रिप्लाई नहीं हो पाता है। पर जिनका मैं मेरे भाई नज़र में पड़ता जाता है मैं रिप्लाई देते जाता हूँ, ठीक है। चलो बाकी और भी तरीके इंस्टा आईडी पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पे बच्चे कम रहते हैं, वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, देखते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरे भाई कोहेरेंस थ्योरी का, यानी सशक्ता थ्योरी। इसको अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो कभी समझ में नहीं आने वाला। देखो इस सिद्धांत का आधार यदि मनुष्य का ज्ञान उसके प्रत्ययों तक सीमित है और उनकी तथ्यों के साथ अनुरूपता की परीक्षा नहीं कर सकते, तो सत्य परखने के लिए हमें यह देखना होगा कि तथ्यों के संबंध में जो कथन है वह दूसरे कथन जिसको हम सत्य मानते हैं उससे संगति रखता है। कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया भैया, तो हाईलाइट किया, इसे समझो, इसके बाद एकदम समझ में आ जाएगा। इस सिद्धांत का आधार सार्वभौमिकता व निरपेक्षता है। भैया ये थ्योरी कहती है कि अगर 2 गुणे 2 दूना 4 होता है तो आप लंदन चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, वह 2 दूना 4 ही रहेगा। कथन कभी नहीं बदलते हैं, ये कहता है। तो अगर आपको पूछ दे भैया सशक्ता सिद्धांत लिखो, तो लिख सकते हो कि ये सिद्धांत का आधार सार्वभौमिकता जो कभी ना बदले, किसी भी स्थिति में ब्रह्मांड के हर कोने में मेरे भाई सेम रहे, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं सशक्ता का सिद्धांत।
100% भैया समझाया, उम्मीद करते समझते रहिएगा। जिसका भी मेरे भाई किसी कोई गलत तथ्य से कोई लेना देना ना, जो स्वयं में अस्पष्ट हो, उसको हम कह सकते हैं कोहेरेंस थ्योरी। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे इसके बारे में। चलो आप समझो व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होते हैं कि प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या होती है, इसे समझना। व्यवहारवादी ऊपर के दोनों सिद्धांत को नहीं मानते। वो कहते हैं भैया जो दो ऊपर के दोनों थ्योरी हैं दोनों गलत हैं। वह सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं कि सत्य जो है मेरे भाई समय व काल के साथ बदलता रहता है। वह कहते हैं कि सत्य हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और इसके लिए ही उपयोगी है। अगर व्यवहारिक जीवन की जरूरतें बदलती रहेंगी तो सत्य की परिभाषा भी बदलती रहेगी। ये व्यवहारवादी प्रयोजनवादी ये बात ये बोलते हैं, प्रैग्मेटिक जो थ्योरी देने वाले थे ये बात बोलते हैं कि भैया सत्य जो होता है वो समय स्थान के साथ बदलता रहता है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और एक बात और बता दें, अगर मेरे भाई एकेडमिक नहीं हटती है, अगर आप टेट सुपर टेट निकाल के क्वालिफाई होते हो, एकेडमिक नहीं हटती है, तो भैया यकीन मानो आपका परसेंटेज मायने रखता है। ठीक है, रियल में देखो तो किसी की काबिलियत परसेंटेज को नहीं माप सकती। किसी की काबिलियत तो अगर हम परसेंटेज से नहीं माप सकते, लेकिन कहते हैं ना एक तो किताबी बातें होती है, एक तो व्यवहारिक बातें होती है। लेकिन व्यवहारिक बातें यह है कि अगर आप अच्छा परसेंटेज लेके नहीं आओगे तो एक दो नंबर से मेरे भाई हजारों लाखों बच्चों के पीछे हो जाओगे। तो अपना प्रयास मेरे भाई अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करना। और अच्छा से अच्छा नंबर कैसे लाओगे, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको अच्छे से पढ़िएगा। ये आपसे हाथ जोड़ के द परफेक्ट स्टडी और मैं हिमांशु रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हो भैया मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दिल से पढ़ो। ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे भाई समय बर्बाद ना करते हुए सार्थक दिशा में पढ़ाई करो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट को। देखो भैया मेरा ऐसा मानना है, मेरा क्या ऐसा एक अरस्तु हुए थे वो भी ऐसे मानते हैं। अरस्तु के जो मेरे भाई सुकरात साहब थे वो भी यही मानते हैं कि एक शिक्षक का कार्य सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित भी करना होता है। और मैं ये इसी मेरे भाई धारणा का इसी कॉन्सेप्ट को पालन करता हूं। ठीक है, मैं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे किसी भी बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं ये चीजें बताता हूं कि भैया पढ़ाई कितना वैल्यूबल है, इस समय को बर्बाद मत करो। अगर पढ़ रहे हो तो अपना 100% पढ़ाई को दो, वरना कोई और भी काम है उसको कर लो, 10 पैसा कमाओ। लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो सच्चे दिल के साथ पढ़ो। और आप तो बीएड कर रहे हो मेरे भाई, और दिल के साथ करो। ठीक है, चलो अब चीजें आगे समझते हैं। व्यवहारवादी जाने ना कि ये क्या कहते हैं, सत्य बदलता रहता है। ठीक है, अब चीजें समझो। इसी में आगे क्या कहते हैं, विलियम जेम्स साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। विलियम जेम्स के अनुसार कथन दो प्रकार के होते हैं। एक कथन होता है सार्थक और एक कथन होता है निरर्थक। अभी ये बात हम सभी जानते हैं, जो लोग रीजनिंग सॉल्व करते हैं उनको पता होगा सार्थक कथन और निरर्थक कथन। तो विलियम जेम्स साहब यही कहते हैं कि कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक कथन, एक होते हैं निरर्थक कथन। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा कथन सार्थक है कौन सा निरर्थक? तो इसे समझो, जो हाईलाइट किया हूं, सार्थक कथन का गुण सत्यता होती है। कहते हैं मेरे भाई सत्य जहां भी होगा वो लेट ही सही पर पहचान में आ जाता है। अगर द परफेक्ट स्टडी पे सत्य के साथ क्लासेस चल रही हैं तो लेट सवेर आप तक क्लास पहुंची ना, आपको किसी ने बताया ना कि द परफेक्ट स्टडी पे पढ़ो, वहां पे अच्छा पढ़ाया जाता है। तो क्या हुआ कि मेरे भाई सार्थक कथन या फिर सार्थक बातें कभी ना कभी वो उनके अंदर सत्यता होती है। तो इस प्रकार से इसे भी जानते रहिएगा। अब देखो जेम के अनुसार हम ये जानेंगे किस आधार पे हम कहेंगे कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। देखो ध्यान से सुनना। जेम्स के अनुसार एक कथन जिसका परिणाम जीवन में उपयोगी, लाभकारी, सुखदायी है मेरे भाई, उसको हम कहेंगे कि सत्य कथन है। अब जो कथन के परिणाम जीवन की दुख बना दे, जीवन को मेरे भाई दुखदायी बना दे, तो उनके लिए मेरे भाई हानिकारक हैं और हम कह सकते हैं कि वैसे कथन असत्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी जानते रहना। नोट इस प्रकार इसे भी समझो। इस प्रकार की सत्यता का परीक्षण हम उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष या फिर सुख इत्यादि के आधार पर करते हैं। इसके बारे में जानते रहना। तीनों सिद्धांत मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आप लोग सबको समझे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ज्ञान संबंधी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ज्ञान संबंधी सिद्धांत में संवाद सिद्धांत, संसक्ता का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, तीनों को समझाया। उम्मीद करते तीनों आप लोग समझे होंगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसे भी समझ लो, नोट करके ये भी लिख दिया हूं। हमें तीनों सत्यापन के सिद्धांतों की विवेचना में एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ी है कि यह सिद्धांत परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, इसके साथ यह अपने आप में पूर्ण भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जो व्यवहारवादी सिद्धांत था वो ऊपर के दोनों का विरोध करता है, तो एक तरीके से वो दोनों का विरोधी भी नहीं है।
तीनों आपस में एक तरीके से दोनों परस्पर मेरे भाई उसमें संबंध भी नहीं है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि यह सब एक दूसरे के पूरक हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि मेरे भाई इन तीनों को जोड़कर ही सत्यता की परीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, सत्य के सिद्धांत में ऊपर के तीनों बातों को जोड़कर ही मेरे भाई सत्य के सिद्धांत को परिभाषित किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये भी समझे होंगे। अब थोड़ा सा इसे समझ लो, स्थानीय व सार्वभौमिक ज्ञान क्या होता है, लॉजिक लोकल या फिर यूनिवर्सल नॉलेज क्या होता है, इसके बारे में जानना। स्थानीय ज्ञान क्या होता है, 50 वर्ष में पूछता रहता है मेरे भाई, इसको भी जानते रहिएगा क्या होता है स्थानीय नॉलेज। देखो, स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे किसी समाज के लोग एक निश्चित समय में विकसित कर लेते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में विकसित कर लेते हैं। अब एग्जांपल देके समझाऊं, ब्याह शादी होती है तो हम सबसे पहले जब मेरे भाई परछन होने जाता है, उसके बाद कि मेरे भाई जो हमारे देव देवता रहते हैं उनके यहाँ जाते हैं, हम बाजा बजाते हैं, घर की जो भी मेरे भाई औरतें वर्तें रहते हैं अपना डांस वांस करते हैं। तो क्या हो गया, ये एक स्थानीय परंपरा, स्थानीय ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कि देव देवता के यहाँ हम बजाएंगे तो अच्छा मेरे भाई हमें फल मिलेगा, तो स्थानीय ज्ञान हो गया। यह निरंतर विकसित होता रहता है। और हमारा जो मेरे भाई एनसीएफ आया था, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भी यही बताया गया था कि बच्चों को सबसे पहले, और जो नई शिक्षा नीति 1920 आई है, अभी 1920 के बारे में बताऊंगा, ध्यान सुनना। जो नई शिक्षा नीति 1920 में यही भी बताया गया है कि बच्चों को सबसे पहले स्थानीय भाषा में ज्ञान दो। ठीक है, स्थानीय ज्ञान होने का ये अर्थ है कि बच्चे खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब आप स्कूल में उन्हें पूरा अंग्रेजी मतलब कि विदेशी लैंग्वेज में पढ़ाओ और घर जाके फिर उतोरे मोरे करने लगे तो बताओ समझ पाएंगे? नहीं। उनको हमेशा स्थानीय भाषा में सिखाने का प्रयास करो तो वो अच्छे से सीखेंगे। स्थानीय ज्ञान का ये अर्थ है। ठीक है, चलो अब देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में यही बताया गया कि बच्चों को उनके समुदाय, उनके क्षेत्र में उनको स्थानीय भाषा में शिक्षा दो। ठीक है, यह स्थानीय ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब देखो ध्यान से सुनना, अपने स्थानीय परिवेश के साथ अंतरक्रिया करके बच्चे ज्ञान सृजित करते हैं और जीवन में सार्थकता पाते हैं। तो बच्चे को अगर मेरे भाई संपूर्ण यानी सर्वांगीण उनका डेवलप करना चाहते हो, सबसे पहले उनको मेरे भाई स्थानीय भाषा में उनको ज्ञान दो। यह स्थानीय ज्ञान के अंतर्गत आता है। देखो, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्थानीय ज्ञान क्या होता है, इसे समझो। देखो ध्यान से समझना कि जो मेरे भाई स्थानीय ज्ञान होता है यह अनुभव पर आधारित होता है। बच्चे जो शुरू में सीखे रहते हैं उनका अनुभव ही तो है, यह अनुभव पर आधारित रहता है। इन पॉइंटों को दिमाग में बना के रखिएगा। अगला पॉइंट है मेरे भाई, देखो, स्थानीय ज्ञान के आधार पर परीक्षा की जाती है। स्थानीय से प्रकृति व वातावरण के अनुकूल ढाला जा सकता है। स्थानीय प्रथाओं, उसके बाद संस्थाओं संबंधी प्रथाओं में गुथा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ध्यान सुनना, जो ऊपर मैं एग्जाम्पल दिया था परछन वगैरह का, वो क्या है, स्थानीय प्रथाएं या परंपराएं ही तो हैं। इनके अनुसार मेरे भाई की स्थानीय ज्ञान होता है। उसके बाद व्यक्तियों या समुदायों द्वारा धारित होता है। जो स्थानीय ज्ञान होता है वह गतिशील व परिवर्तन भी होता है, धीरे धीरे वह बदलता भी रहता है। ठीक है, पहले हम लोग मेरे भाई कि वो जो इस प्रकार का बाजा रहता था, जो हाथ से बजाते थे उस पर डांस करते थे, फिर बाद में डीजे आ गया तो क्या हुआ, ये बदलता भी रहता है। इस प्रकार से इसे भी समझते रहिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं सार्वभौमिक ज्ञान क्या होता है। ये एक तरीके से मेरे भाई जो सत्य पर आधारित होता है, जो मेरे भाई हर जगह सेम हो, जिसका आधार न बदले, उसे हम कह सकते हैं सार्वभौमिक। ठीक है, देखो, सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है तथा देश व काल की सीमाओं से परे होता है। जो हर जगह मेरे भाई, जो नियम हर जगह समान होता है। ठीक है, भौतिकी व गणित के सिद्धांत के नियम सार्वभौमिक ज्ञान के उदाहरण हैं, जो सर्वथा निश्चित व उनमें बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के अनुसार पे कह सकते हैं, 3 का मेरे भाई, 3 का अगर गुणा आप कहीं ब्रिटेन चले जाओ तब भी वो 3 दूना 6 ही होगा, 3 दूना 9 नहीं होगा। इतना इसके बारे में जानते रहना, यह सार्वभौमिक ज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार के ज्ञान के उदाहरण में सार्वभौमिक ज्ञान तत्वों के रूप में देखने को मिलते हैं। इसे पराग अनुभव ज्ञान भी कहते हैं। और पराग अनुभव ज्ञान का एग्जाम्पल क्या है, तो कहोगे सर जी मैथ या फिर गणित, जो मेरे भाई निश्चित हो, जिसको निरीक्षण या फिर आकलन करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि यह स्वयं में सिद्ध होता है। सार्वभौमिक ज्ञान में इसमें जानते रहना। उसके बाद सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट टॉपिक है, उसे भी समझते रहिए। अभी सूचना पे चलेंगे हम लोग। अब समझो सैद्धांतिक ज्ञान क्या होते हैं। स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जा सकता है। सिद्धांत जब समझ लिए जाते हैं, सत्य जब पहचान लिए जाते हैं, फिर उन्हें निरीक्षण या फिर अनुभव द्वारा प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार ज्ञान को स्वयं मेरे भाई सिद्ध या प्रमाणित मान लिया जाता है। यह सैद्धांतिक ज्ञान है, जिनको मेरे भाई की कहते हैं हमेशा सत्य ही मान के चलते हैं, वो सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं। इसके भी एग्जाम्पल मैथमेटिक्स या फिर मेरे भाई रीजनिंग वगैरह को लगा सकते हो। ठीक है, चलो, ये सैद्धांतिक ज्ञान है। और व्यवहारिक ज्ञान क्या है? ठीक है, ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है।
अब देखो फर्स्ट है पॉइंट इंपॉर्टेंट व्यवहारिक ज्ञान में। व्यवहारिक ज्ञान मतलब हम कोई भी क्रिया करके सीखते हैं ज्ञान को, ठीक है, ऐसे प्रयोजनवादियों की धारणा है, ठीक है, एक विचार को अभ्यास में परिवर्तन करने का प्रयास करने और ऐसे प्रयास के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसे सीखना चाहिए। यह व्यवहारवादी ज्ञान के अनुसार ये अंतर्गत आता है। इसका मतलब जो ज्ञान हम करके मेरे भाई, जो भी क्रिया हम करके सीखते हैं वो व्यवहारवादी ज्ञान के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान को भी समझ लिए हम लोग। उसके बाद स्थानीय व सार्वभौमिक ज्ञान को भी समझ लिए। उम्मीद करते हैं जो भी चीजें बताते हुए जा रहा हूं सब आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अभी इस पे ध्यान दीजिए, पहले टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की विधियां, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी हम ज्ञान प्राप्ति के मेरे भाई प्रकार जाने, उनके स्रोत जाने, उसके बाद हम जानेंगे ज्ञान प्राप्ति की विधियां मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो जो मानवीय ज्ञान है एवं इसका भंडार अनंत है, ठीक है, कहते हैं ना हमारे अंदर ज्ञान अनंत ज्ञान है, बस हमें ये आवश्यकता होती है उन ज्ञानों को पहचानना जो निरंतर गतिशील रहने के कारण इनमें निरंतर परिवर्तन भी आता रहता है, ठीक है। समानतः मानवीय ज्ञान जो मेरे भाई क्रमशः 3 अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति की क्रमशः 3 अवस्थाएं हैं, या फिर मानवीय ज्ञान की क्रमशः 3 अवस्थाएं हैं। ज्ञान का संचयन, ज्ञान का अंतरण, ज्ञान का सृजन, तीनों इंपॉर्टेंट। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहो मेरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही, तो पेशेंस के साथ टॉपिक पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। देखो प्रथम अवस्था के अंतर्गत स्मरण, लेखन, मुद्रण और भंडारण आदि के विभिन्न तरीकों द्वारा उपलब्ध ज्ञान को संचय किया जाता है, ठीक है। इतना इसके बारे में जानते रहना। जो मेरे भाई ज्ञान का संचयन है, इसमें हम कह सकते हैं कि स्मरण, लेखन, मुद्रण, भंडारण आदि विभिन्न तरीकों के द्वारा उपलब्ध ज्ञान का संचयन किया जाता है। और जो द्वितीय अवस्था होती है मेरे भाई, इसमें विभिन्न संचरण माध्यमों की सहायता से उपलब्ध संचित ज्ञान की भावी पीढ़ी को प्रदान किया जाता है दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में नवीन ज्ञान का सृजन करके ज्ञान भंडार को समृद्ध किया जाता है। इस प्रकार निसंदेह प्रदत्त व सूचनाओं की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त सार्थक निष्कर्ष ही ज्ञान के अंग होते हैं और इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। मेरे भाई कहने का साफ साफ मतलब है जो तृतीय अवस्था है यानी ज्ञान का जो सृजन है, ये मेरे भाई सभी अवस्थाओं में इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं। उम्मीद करते हैं इन सबको बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे। अब आ जाते हैं अपने सबसे अच्छे टॉपिक पे, इंफॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारी क्लास ऑफ होगी इंफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। चलो सबसे पहले हम जानेंगे सूचना क्या होती है, उसके बाद सूचना और मेरे भाई ज्ञान में क्या अंतर होता है इसको जानेंगे, और उसके बाद आपकी टॉपिक समाप्त हो जाएगी। यानी ये जो फर्स्ट क्लास है ये समाप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा लंबी हो रही है, ठीक है। चलो इंफॉर्मेशन क्या होती है इसे समझो। देखो किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति से संबंधित जो तथ्य होते हैं उन्हें सूचना कहते हैं। अभी मैं कहूं, अभी मान लो आपका नाम राम है, तो मैं अभी मान लो आपका नाम राम है और यहाँ पे मान लो आप मान लो गोलू। यहाँ पे आपका नाम है गोलू और एक है राम, और यहाँ पे मैं मान लो हूँ हिमांशु, और मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना कभी नहीं भूलोगे, मैं हिमांशु और गोलू से ये कह रहा हूँ कि राम जो है ना वो पढ़ने में बहुत तेज है भैया, वो प्रतिभाशाली बालक है। तो ये क्या है, एक प्रकार की सूचना है। अब आप कभी नहीं भूलने वाले। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, किसी विषय, वस्तु यानी राम यानी व्यक्ति से संबंधित यानी राम से संबंधित जो तथ्य होते हैं, जो वह प्रतिभाशाली है, उसे सूचना कहते हैं। इस प्रकार इंद्रियों द्वारा अर्जित वस्तु संबंधी किसी संदर्भ विशेष की जानकारी को सूचना कहते हैं। अब मैं राम को देखा पढ़ते हुए, वो भैया हाली सवाल लगा रहा है, तो मैं यही ना कहूंगा कि वो पढ़ने में तेज है। तो इंद्रियों द्वारा अर्जित जो मेरे भाई वस्तु संबंधी जानकारी होती है उसे हम सूचना कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके बारे में जानते रहना। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानो, अब इसकी डेफिनेशन भी जानेंगे। सूचना शब्द का वर्णन संदर्भ विशेष से संबंधित रचनात्मक, संगठित, संसाधित आंकड़ों के रूप में होता है जो कि प्रासंगिक एवं उपयोगी होते हैं। जो सूचना होती है वो उपयोगी होती है किसी भी मेरे भाई चीज के बारे में जानने के लिए। सूचना उद्देश्य से पूर्ण होती है, इससे मैं सहमत नहीं हूं, ठीक है भैया। मनोवैज्ञानिक बड़े बड़े लोग हैं, ये बात बोल के चले गए, पर इससे मैं सहमत नहीं हूं कि सूचना उद्देश्य पूर्ण होती है। अगर मेरे भाई सूचना उद्देश्य पूर्ण तब होगी जब वो हमारे अनुसार हो। अब आपको मेरे भाई
सेकेंड सेमेस्टर में नॉलेज एंड कैरिकुलम पढ़ना है और मैं एमबीबीएस का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तो आपके लिए क्या वो सूचना मेरे भाई यूजफुल होगी? कहोगे सर जी नहीं होगी। तो भैया सूचना जो कि ये उद्देश्य पूर्ण होती है, ये मेरे भाई थोड़ा सा निरर्थक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक अगर बोले हैं तो भैया कुछ सोच समझ के बोले होंगे। अब इसको भी हम लोग फुलफिल करते हैं। कैसे? सूचना उद्देश्य पूर्ण होती है। अब अगर मेरे भाई आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, अब आपको 100, अब मान लो कम में पैसा में रिचार्ज कराना है और मैं आपको सूचना ला के दे रहा हूं कि भैया 149 में रिचार्ज करा लो, तो ये क्या हुआ? सूचना उद्देश्य पूर्ण हुई। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 149 में रिचार्ज कर लो, यह सूचना ही तो है। और आपको मेरे भाई 149 वाला रिचार्ज ही चाहिए था, तो आपके लिए यह सूचना उद्देश्य पूर्ण हुई कि नहीं हुई? तो कहोगे सर जी हुई। तो सूचना जो उद्देश्य पूर्ण होती है, यह इसकी एक तो विशेषता भी हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए। संचार या संवाद को अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होती है। संचार या संवाद को मेरे भाई अर्थपूर्ण बनाने में सूचना सहायक होती है। यह खुद में संपूर्ण न होकर एक अंश या फिर खंड के रूप में होती है। वह किसी समय विशेष से संबंधित होती है। समय विशेष का मतलब समझ रहे हो कि मेरे भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसी से रिलेटेड सूचना भी होती है। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग समझते रहिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो फोन पे आप बता रहे हो, तो एक्सीडेंट से रिलेटेड ही बातें बताओगे। तो यानी मेरे भाई जो सूचना होती है वो समय विशेष से जो है कि संबंधित होती रहती है। हाफमैन के अनुसार जो डिफिनेशन हमारे मतलब गाँव में लोग किसी को मेरे भाई चिटकाने उटकाने के लिए कहते हैं, अरे तो हाफमैन है। लेकिन देखो हाफमैन कितना बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। इनकी मेरे भाई बुक भी पब्लिश हुई है, जिसको पढ़ना हो पढ़ भी लीजिएगा। मैं नाम टेलीग्राम पे कि मेरे भाई सजेस्ट कर दूंगा। हाफमैन के अनुसार सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। ये हाफमैन साहब डिफिनेशन देते हैं। उसके बाद वेल्किन साहब क्या कहते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में वैलेंटाइन को पढ़े थे, इसमें वेल्किन साहब हैं। ठीक है, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता हो। कहोगे सर जी समझ नहीं आया। लो भैया समझ लो। अभी देखो, मान लो यहाँ पे एक तो युद्ध चल रहा है ताबड़तोड़। मान लो यहाँ पे दो लोग हैं, युद्ध चल रहा है, ठीक है, हाथापाई चल रही है। और यहाँ पे मैं गया, हाथापाई किस चीज़ को लेके चल रही है? ये कह रहे हैं कि तुमने मेरा फ़ोन ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया और अभी मैं इसे नहीं समझोगे, आप समझो, थोड़ा गोजी गा जाओगे ना, आप समझो। यहाँ पे मान लो ये आप हो और यहाँ पे ये आपका मेरे भाई दोस्त या फिर सहेली है। आप इससे लड़ रहे हो पूरा बम्पर तरीके से कि मेरा फ़ोन क्या हुआ। और यहाँ पे मैं मान लो टीचर, एज ए टीचर मैं आ गया और आपसे बोला कि आपका जो फ़ोन है वो आपके मेरे भाई बैग में है। तो मैं आपको एक सूचना दिया ना, तो सूचना क्या है मेरे भाई? अब आपको समझ में आ जाएगा। सूचना वो होती है मेरे भाई कि जिसमें आकार परिवर्तन करने की क्षमता है, सिचुएशन को परिवर्तन करने की क्षमता है। ठीक है, इस हिसाब से इसे भी समझते रहना, तो आप दोनों में लड़ाई समाप्त हो जाएगी और आप दोनों मित्र हो जाओगे। तो यही वेलिंगटन साहब कहते हैं कि सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ठीक है, चलो उसके बाद जे बीकर साहब क्या कहते हैं? ठीक है, जे बीकर साहब कहते हैं किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। ये इनकी भैया प्यारी सी डिफिनेशन, ये प्यारी सी डिफिनेशन दे दिए छोटी सी, कि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस हिसाब से इसे भी जानते रहना। अब देखो ध्यान से सुनना, एक उदाहरण के हिसाब से हम लोग समझते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अब भैया थोड़ा सा जीके का सवाल भी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलो, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चलो बहुत सही, कमेंट करते रहो, ठीक है। चलो उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये तो भैया सबके जबान पे रटे होंगे, 2 साल से राज कर रहे हैं, मतलब कि इनका दूसरा कार्यकाल है, 2 साल से नहीं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चलो 3 तो जीके ही हो गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री बहुत अच्छे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छे। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आज तक जो भैया मीडिया का रूबरू नहीं हुए। उसके बाद ये कौन है? उसके बाद भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अभी ये बदल गया है ना, ठीक है, ठीक है, अभी बदल गया है। चलो इसको बताओ कहाँ होती है। उसके बाद इस तरह के जो सवाल होते हैं, सवाल का जो जवाब होता है वो सूचना होता है। आप हमें सूचना दे रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हो ना, तो ये सूचना है। श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हो, तो ये मेरे भाई सूचना है। ठीक है, चलो चेरापूजी मासीराम बोल रहे हो, तो ये एक सूचना है। अब देखो इस तरह के सवाल को तथ्यात्मक सवाल भी कह सकते हैं। देखो इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी है, जैसे पानी का फॉर्मूला क्या है?
तुरंत बताओगे सारे साहब H2O होता है, जबान पे रट गया है। नहीं, हम लोग को 9th-10th में याद होता था तो सर जबरदस्ती याद करा देते थे। जैसे प्रश्न का उत्तर भी सूचना के अंतर्गत आता है, इसको दिमाग में बना के रखना। एग्जाम में जब सूचना लिखना तो इस पॉइंट को लिख लेना कि मेरे भाई प्रश्न का उत्तर भी सूचना के अंतर्गत आता है। जब क्लास में टीचर साहब आकलन करते थे तो हम लोगों से पूछते थे ना, जो हम पढ़ाए समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कहते थे यस सर जी आया, कुछ लोग कहते थे नहीं आया, कुछ लोग डर के मारे कहते थे, हाथ उठा देते, हाँ सर जी आ गया, कि कहीं पूछ ही न लगे क्या नहीं आया। तो एक प्रकार की ये सूचना है। तो अब आगे समझो, सूचना का प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन अंक मेरे भाई शब्द, चित्र, ध्वनि के माध्यम से होता है। इससे लोगों के मध्य बहुत आसानी से बोधपूर्ण रूप से पहुंचाया जा सकता है सूचना को। अब देखो, ज्ञान और सूचना में समानता हर साल पूछता है भैया, इस साल भी पूछेगा, ध्यान से सुन लेना कि सिमिलरिटी क्या है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में। एक तरीके से दोनों एक का शब्द हैं। कहोगे सर जी कैसे? जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम अंतर पढ़े थे ना, वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि विकास में अंतर, उसी प्रकार सूचना और ज्ञान में अंतर है। लेकिन आगे चल के मेरे भाई जो सूचना होती है वो ज्ञान में बदल जाती है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहना। अब इतना बता दिया ना, अब आपको समझ में आएगा। सूचना के पर्यायवाची के रूप में ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनना, एक तो बात बता रहा हूं। अभी मान लो कोई दिल्ली उल्ली से आए हैं या फिर बम्बई उम्बई से गांव में आए रहते हैं और 8-10 लोगों को बैठा के खूब दिल्ली उल्ली की बात बताते हैं, वहाँ मेट्रो चलती है, वहाँ पे ताज होटल है और वहाँ पे मेरे भाई फिल्म बनती है, नाचते गाते हैं सब। तो क्या होगा, वो सूचना दे रहे हैं। लेकिन ये गाँव वाले लोग कहते हैं अरे भाई तो इसके अंदर बहुत नॉलेज है। तो क्या हुआ, अब आपके समझ में आ गया कि मेरे भाई सूचना के पर्यायवाची के रूप में ज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो दे रहे हैं सूचना लेकिन हम मान रहे हैं ज्ञान, तो दोनों एक ही ना हुआ। तो देखो, लेकिन दोनों में मूल रूप से फर्क है। ठीक है, अब देखो भैया जो हाईलाइट है इसको समझ लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। ज्ञान में सूचना शामिल हो सकती है लेकिन सभी तरह की सूचनाओं को ज्ञान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ कोई व्यक्ति अपने अनुभव व सूझ समझ के इस्तेमाल करके कैसे चीजों की व्याख्या या विश्लेषण करता है, कैसे अपनी समझ का निर्माण करता है, ये मेरे भाई ज्ञान होता है। जबकि सूचना एक तथ्य होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में इतना जानते रहना। ज्ञान एक संरचना होती है, ठीक है, यह सुसंगित व सार्वभौमिक होती है। और सार्वभौमिक में बताया था कि मेरे भाई जो हर जगह मेरे भाई स्थिर हो, वो अस्पष्ट हो, जो बदलती ना रहे। तो इस प्रकार से इनमें समानता भी है। अब इसको थोड़ा सा और समझो। सूचना के व्यवहारिक अनुप्रयोग की संभावना इसे ज्ञान में तब्दील कर देती है। यानी मेरे भाई सूचना के व्यवहारिक अनुप्रयोग से इसे हम ज्ञान में तब्दील कर सकते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहना। यदि हम ज्ञान व सूचना से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि दोनों प्रत्ययों में संबंध है। उदाहरण के रूप में सूचना का निष्कर्ष मेरे भाई मूल आंकड़ों में होता है। उसके बाद ज्ञान का उद्भव भी मूल आंकड़ों से ही होता है। अगर आपके सामने कोई तथ्य न दिए जाए, यदि मेरे भाई मैं आपको न पढ़ाऊं, मूल आंकड़े न दूं, तो आपके अंदर ज्ञान का निर्माण होगा, ज्ञान का सृजन होगा? नहीं होगा। यदि आपके अंदर मेरे भाई कि कुछ आंकड़े न दें तो बताओ क्या ज्ञान, क्या सूचना बनेगी? नहीं बनेगी। तो सूचना के लिए घटनाओं का होना मेरे भाई, किसी आंकड़ों का होना अनिवार्य है, और यही चीज ज्ञान के लिए। इस प्रकार के दोनों में प्रत्ययों का हम स्रोत आंकड़े मान सकते हैं, और यही दोनों में मेरे भाई सिमिलरिटी भी है। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि ज्ञान व सूचना एक ही है, परंतु ज्ञान सूचना का अधिक विकसित रूप है। ज्ञान मेरे भाई सूचना का अधिक विकसित रूप है। जब सूचना परिपक्व व सार्थक हो जाती है तो वो मेरे भाई सार्वभौमिक हो जाती है, तो वो ज्ञान का रूप ले लेती है। इसके द्वारा भी हम ज्ञान व सूचना को समान मान सकते हैं। भैया गला बिल्कुल जैसे धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक हफ्ते से गला बिल्कुल ही खराब था, पर अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, इसलिए क्लास हो रही है। देखो, ज्ञान और सूचना में हम लोग समानता समझे ना। अब ये मत कहना ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। मेरे भाई जैसे वृद्धि और विकास था, वैसे ज्ञान और सूचना में समानता भी है। अब हम समझेंगे ज्ञान व सूचना में अंतर, उसके बाद आपकी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, क्लास को हम लोग उसके बाद समाप्त करेंगे। इसके अंतर को अभी मैं समझाऊंगा बेसिक से। एक बात और बता दूं कि भैया जो द परफेक्ट स्टडी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, पर अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन मेरे भाई एडमिशन अगर बच्चे लेंगे तो आपसे वो जूनियर रहेंगे, ठीक है, सीनियर नहीं जूनियर रहेंगे, तो उनको सजेस्ट जरूर करना कि वो द परफेक्ट स्टडी पे क्लास लें।
क्योंकि भैया सत्यता का मेरे भाई प्रमाण देना, अगर द परफेक्ट स्टडी यानी मैं अगर अपना 100% दे रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना है, उन बच्चों को सजेस्ट करना कि हाँ भैया इनसे पढ़ो, क्योंकि यार मिसगाइड करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। और उनको नोट्स के बारे में भी बताना कि वहाँ से जाके नोट्स ले लो 99 रुपये में, ठीक है। चलो इस प्रकार से, और आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो बहुत बच्चों ने नोट्स ले भी लिया फर्स्ट पेपर का और अपना वो प्रिंट आउट निकाल के रिवीजन भी कर रहे हैं, और इसी प्रकार आप भी नोट्स ले लेना और लेके मेरे भाई रिवीजन करो। नोट्स की फीस सिर्फ 99 रुपये जानबूझकर रखा हूँ ताकि सभी बच्चे नोट्स को ले लें, कोई ये ना कहे कि सर जी नोट्स पैसे की वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। 99 रुपये मेरे भाई नॉर्मल सी फीस है, जानबूझ के रखा हूँ ताकि आप नोट्स ले लो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे भाई नोट्स अवेलेबल है, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लेना है बिल्कुल आसान भाषा में, और आपको पता है कि नोट्स बिल्कुल सेलेक्टेड होते हैं। और अब की बार, और हाँ, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर कौन सी बुक लूँ मेरे भाई, तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो द परफेक्ट स्टडी नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर उनको अच्छे से पढ़ ले रहे हो, लगभग फर्स्ट पेपर मेरे भाई 120 पेज के आसपास है, उनको पढ़ ले रहे हो मेरे भाई, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उसमें। और 120 पेज में 2-3 पॉइंट मिस भी हैं, जैसे एनसीएफ 2005 उसमें मैं थोड़ा सा स्किप किया हूँ। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो बच्चे नोट्स लेंगे उनको मेरे भाई अलग से, वो अभी जब क्लास चलाऊंगा उसके बाद वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो ये मत परेशान होना कि सर नोट्स में एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोठारी कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उन सबका पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, उनका भी प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। वो जो बच्चे नोट्स लेंगे उनको ही प्रोवाइड किया जाएगा, ये इसका कंडीशन है। और आपको नोट्स लेना ही है मेरे भाई 99 रुपये पे करके, ठीक है। चलो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। अब देखो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अंतर जानेंगे, ज्ञान और सूचना में अंतर, ठीक है, कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है। सबसे पहले ये समझो, फर्स्ट पॉइंट समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ज्ञान से अंतर समझ रहे हैं हम लोग, ज्ञान से तात्पर्य अनुभव द्वारा अर्जित प्रासंगिक व उद्देश्यपूर्ण सूचनाएं। ज्ञान से मेरे भाई हम लोग क्या समझते हैं कि मेरे भाई ज्ञान तभी निर्माण होगा जब हम अनुभव होगा, जब हम मेरे भाई कोई बाहरी चीज को अर्जित करेंगे। लेकिन जो सूचना होती है वो किसी विशेष विषय में निहित होती है, वो एक तरीके से तथ्यों का मेरे भाई संकलन या फिर वो व्यवस्थित क्रम होता है सूचना। इस प्रकार से पहला अंतर हुआ। अभी इसको और भी समझाऊंगा अंतर, और आपका ज्ञान भी इसमें कंफर्म हो जाएगा ज्ञान क्या होता है अगर नहीं समझो अभी तक। अब समझो, ज्ञान में उपयोगी प्रासंगिक सूचनाएं निहित होती हैं, जबकि सूचना केवल संशोधित तथ्य होते हैं। इसमें बेसिक सा डिफरेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ज्ञान को सूचना, अनुभव व अंतः प्रज्ञा का समायोजन माना जाता है, जबकि सूचना को तथ्यों या संदर्भों का समायोजन। जो सूचना होती है वो तथ्यों व संदर्भों का संकलन या समायोजन होता है, लेकिन मेरे भाई जो ज्ञान होता है वो अनुभव व अंतः प्रज्ञा ऊपर बताया था, जो स्वयं में जानना, वो सूचना, वो ज्ञान होता है। अब देखो उसके बाद, ज्ञान के स्थानांतरण के लिए अधिगम का होना आवश्यक है। भैया ये डिफिनेशन को मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, इसके बाद आपका ज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा और सूचना भी। समझो इसको प्लीज। देखो, ज्ञान के हस्तांतरण के लिए, ज्ञान के एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए मेरे भाई अधिगम का होना आवश्यक है। लेकिन सूचनाओं के हस्तांतरण के लिए मेरे भाई अधिगम के बिना भी किया जा सकता है, यानी सूचनाओं का हस्तांतरण अधिगम के बिना भी किया जा सकता है। अब कहोगे सजी से समझा दो। देखो भैया, ज्ञान हमें तभी होगा जब हमें अधिगम होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यदि मान लो मैं आपको ABCD का ज्ञान दे रहा हूं, अगर ABCD आपको अधिगम ना हो, अब जो बच्चे कहेंगे अधिगम क्या होता है, तो भैया आप गलत, आप दिल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। अगर आपको ABCD का ज्ञान मैं दे रहा हूं, अगर आप सीख नहीं रहे हो, तो ये बताओ क्या आपके अंदर ज्ञान का मेरे भाई सृजन होगा? कहोगे सर जी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे भाई सूचनाओं जो हैं वो अधिगम के बिना भी स्थानांतरित होती हैं। अब टीवी में आप न्यूज सुनते हो तो क्या जरूरी कि आपको ज्ञान हो? वो ये बताते हैं कि आज मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में मेरे भाई अत्याचार हो रहा है, तो ये सब क्या है? सूचनाएं हैं। उसके लिए अधिगम का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आज भैया हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, तो ये क्या होगा? विदेश के दौरे पे गए हैं, उसके बाद मेरे भाई विदेश के प्रधानमंत्री भारत आए हैं दौरे पे, ठीक है। अभी देखो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे। थोड़ा बहुत मेरे भाई करंट अफेयर पे ध्यान दिया करो, ठीक है, जो आगे आपको काम देगा। तो ये बताओ, ये सब एक सूचना है,
तो सूचना के लिए अधिगम का होना अनिवार्य नहीं है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंट है, इसको भी जानते रहिएगा। चलो उसके बाद किसी क्षेत्र या विषय के अपेक्षित ज्ञान के आधार पर संभाव पूर्व कथन किया जाए जबकि सूचना के आधार पर ऐसा संभव नहीं है। अगला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करता हूं, ध्यान से समझना। देखो, सभी ज्ञान एक प्रकार की सूचनाएं होती हैं। सभी ज्ञान जो हैं वो एक प्रकार के सूचनाएं होते हैं, जबकि सभी प्रकार की सूचनाएं ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में बना के रखना। देखो मेरे भाई, सभी प्रकार की ज्ञान सूचनाएं होते हैं। आप जो भी ज्ञान आपके अंतर्गत है उनका सृजन कैसे हुआ है? तो सूचनाओं के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। लेकिन सभी प्रकार की जो सूचनाएं आप पाए हो वो ज्ञान के आधार पर नहीं न पाए हो। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंतर को जानते रहिएगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ संज्ञानात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यताओं का होना आवश्यक है, जबकि सूचना प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। कहते हैं, देखो ध्यान से, कोई अन्यथा मत लेना। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मेरे भाई न्यूज चैनल देखता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या बताओ, ये जो क्लास चल रही है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो वो समझ पाएगा कुछ? कहोगे सर जी नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है और वहाँ सूचनाओं का स्थानांतरण हो रहा है। इसके हिसाब समझ लेना। जो मेरे भाई, सूचना स्थिर है जबकि ज्ञान गतिशील है। सूचना स्थिर का मतलब समझ रहे हो? अगर आपको ये कह दिया जाए मेरे भाई कि कोई फिक्स चीज बताई जाए, कि मान लो कि आपको मेरे भाई, मान लो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आपको सूचना दे दिया, यह स्थिर है, नहीं बदलती रहेगी। लेकिन ज्ञान गतिशील है। जैसे मैं ऊपर हम लोग बताए कि पहले ये हमारे भारतीय दार्शनिक या फिर अन्य विचारक ये मानते थे कि जो भैया सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी जो कि मेरे भाई उसका चक्कर लगाती रहती है। तो इस प्रकार से हमारे ज्ञान में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्ञान गतिशील हुआ। इस प्रकार से इसे भी जानते रहना। सूचना व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है, जबकि ज्ञान व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि व्यक्ति मेरे भाई, अगर व्यक्ति का IQ बहुत कम है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, जबकि सूचना मेरे भाई, व्यक्ति का IQ कम है तब भी वो सूचना मेरे भाई प्राप्त कर लेगा। तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती। सूचनाओं में अंतर्निहित अर्थ सीमित है, जबकि ज्ञान में वह अर्थ निहित है जिसके ज्ञान प्राप्तकर्ता व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते रहना। अब देखो जो अगला है इसको समझना, इसको थोड़ा सा उदाहरण में भी समझेंगे। जो सूचना वो कच्चे माल की तरह है, ज्ञान उस कच्चे माल की उपज है, तभी जो किसी न किसी प्रकार संज्ञानात्मक गतिविधि का परिणाम है। ज्ञान जो होता है वो मेरे भाई संज्ञानात्मक गतिविधि का परिणाम है, ये जानते रहना। जैसे कई लोगों ने, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना, कई लोगों ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। ये मेरे भाई क्या है? ये एक तरीके से सूचना है, लेकिन इसी सूचना को अपने अनुभव, अपने संज्ञानात्मक गतिविधि के द्वारा हमारे न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, तो ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। इस प्रकार से इसे समझते रहना कि जो सूचना कच्चे माल की तरह है और मेरे भाई ज्ञान उस कच्चे माल की उपज है। ये एग्जाम्पल 100% सटीक बैठता है। चलिए अब इसे समझ लो थोड़ा सा। सूचना पुस्तकों में, वेबसाइटों में या इसी प्रकार के दूसरे मीडिया में निहित हो सकती है, परंतु सूचना रूपी इन ईंटों का प्रयोग से ही मेरे भाई सार्थक संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण ज्ञान द्वारा ही होता है। इसको भी जानते रहना। उसके अंतर में कम से कम 10-12 पॉइंट तो लिखना ही पड़ता है एग्जाम में। उसके बाद सूचना स्वयं वाह्य होता है। उसके बाद अगला, सूचना का स्वयं वाह्य होता है और इसे सतही रूप में कोई देख सकता है, परंतु ज्ञान स्वरूप गुप्त होता है। इसे किसी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से ही प्रकट किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इस पे बैठता है। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीज़ों को हम लोग कवर किए मेरे भाई। बिल्कुल बेसिक से लंबी क्लास हुई, थोड़ा सा गला भी खराब हो गया बोलते बोलते, पर कोई नहीं, आपको समझ में आया, ये मायने रखता है, कोई बात नहीं। चलो, ज्ञान और सूचना में हम लोग समझे कि मेरे भाई ज्ञान और सूचना क्या होती है, ज्ञान और सूचना में अंतर, ज्ञान के स्रोत जाने, ज्ञान के प्रकार जाने, सूचना के मेरे भाई सूचना और ज्ञान में समानता और सूचना क्या होती है इसके बारे में हम लोग जाने। उम्मीद करते सारी चीज़ें आप लोग समझे होंगे और अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जितने लोग जुड़े हो मेरे भाई सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपके मेरे भाई भावी जीवन की मैं भावी भविष्य की कामना करता हूँ। अच्छे से मेरे भाई सफल रहो और अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करो। चलो, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझे होंगे ईमानदारी के साथ। और नोट्स अगर नहीं लिए हो तो द परफेक्ट स्टडी इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले लो। बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स 99 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, हो
तो पता है आपको कि मेरे भाई कि टेलीग्राम चैनल क्या है, तो द परफेक्ट स्टडी। इस पे जुड़ के मेरे भाई आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और अपडेट पाने के लिए, ठीक है। चैनल पर नए हो तो अगर क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इंस्टा ID पे कोई डाउट वाउट लगे तो कभी भी पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए।